सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इसके पहले के 2 वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की है। साथ में 13 कंपनीज है जिनके Q3 के रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, जिनके एस्टिमेट का डेटा है उनके एस्टिमेट के डेटा के साथ में बाकी टेक्निकल चार्ट्स तो हमने डिस्कस किए ही है। सो इन दोनों वीडियोस को मिस मत करना, जरूरी है कल के बाजार के लिए। साथ में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूएस के मार्केट में जो गिरावट अभी चल रही है उसको इन्वेस्टर किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं, उसको किस तरह से इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। सो फिलहाल डाउ जोन्स को देखें तो अभी भी 432 पॉइंट्स नीचे है, रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, स्टिल 1% के साथ में नीचे है। साथ में देखिए फैंग कितना नीचे है, फैंग अभी भी 1.62% की मंदी के साथ में है। सो डाउ जोन्स का इम्पैक्ट कल अपनी निफ्टी में भी होगा, नो डाउट। यूएस के मार्केट निफ्टी से अच्छा कर चुके हैं, लेकिन यूएस के मार्केट यहाँ से गिरेगे तो निफ्टी भी अंडर परफॉर्म करने वाला है। आज जो गिरा है मार्केट, उसके पीछे का रीजन ये भी है कि कल ग्लोबल मार्केट गिरे थे, एशियन मार्केट और यूएस मार्केट्स नीचे गए थे। खैर, यूएस के मार्केट जब भी नीचे आते हैं तो इन्वेस्टर ही देखता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। वैसे यूएस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यूएस में इन्वेस्ट करने के पीछे का एक ही रीजन है, टेक कंपनीज, जो कि इंडिया में नहीं है। प्योर टेक कंपनीज, ठीक है, जो कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाती है, जो लीड करती है दुनिया को। अगर आपको बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, रिटेल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ और देखना है तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा ग्रोथ है, बट टेक कंपनीज में वहाँ पे ग्रोथ है। ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के पास में, अगर हाई ग्रोथ को चेज करना है तो फैंग है जिसमें 10 कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज है। ठीक है, स्टॉक अच्छा भी करते हैं, खराब भी करते हैं, और इसमें जितनी भी गिरावटें हुई है इन्वेस्टर्स ने अगर इन्वेस्ट किया है तो पैसे अच्छे बने हैं। सो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन क्या है इंडिया में, फैंग ETF, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो सर्किट में चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये मतलब एक ही कंपनी इसको लेकर आई है जो कि मेरे एसेट है। सो सारे जो ट्रेडर इन्वेस्टर है इसी ETF के अंदर कूदते हैं और उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है और ज़रूरत से ज़्यादा चल जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाते हैं। सो सेबी यहाँ पे कैप लगा के रखता है कि सर्किट में ही स्टॉक चलेगा, चाहे स्टॉक नीचे ही क्यों ना हो। लोअर सर्किट में बेसिकली होता क्या है कि आप स्टॉक को खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे उल्टा है, आप स्टॉक को बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का निवारण क्या है, एक ही है, चार्ट आप देख सकते हैं। कभी कभी सर्किट्स ओपन हो जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टर को मौका मिल जाता है। सो डेली बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा कि कब सर्किट ओपन होता है, या ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऊपर से 10% नीचे है, अब यहाँ से धीरे धीरे करके देखना होगा। काफी इन्वेस्टर्स ने इसको बेचा भी है, विच इज ओके, गुड, क्योंकि ट्रेडर लोग हैं तो उनको पता है कि यूएस मार्केट अगर गिरेगा, जो टेक कंपनीज अंडर परफॉर्म करेगी, तो मेरा फैंग भी गिरेगा। ठीक है, काफी लोग आगे के लिए खरीदारी करने की कोशिश करें, क्योंकि इंडियन टेक कंपनीज में रिकवरी बाद में आती है, यूएस टेक कंपनीज में रिकवरी पहले आती है, वो याद रखना आप। ठीक है, अगर किसी को फैंग नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कौन ट्रैक करे, तो नेस्टेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। MON 100, नेस्टेक 100 की कंपनी का ETF है जो मोतीलाल ओसवाल का है, उसको भी फिर इन्वेस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। डाउ जोन्स का ETF नहीं है, आई थिंक S&P 500 का भी हो सकता है, लेकिन डाउ जोन्स का नहीं है। तो बेसिकली टेक कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो नेस्टेक और फैंग को देखना चाहिए। सेकेंड, कल का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आउटकम निकलेगा RBI के MPC मीट का। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, टाइम क्या है, कल डेट क्या है, मतलब कल निकलेगा, ठीक है, ठीक है, 6 तारीख है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, होल्ड, ना ही कट ना ही हाई। सो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होता है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा। इंटरेस्टिंग डेटा 9 बजे के आसपास की सूचना है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं, स्पॉट सिल्वर एक्सटेंट डिक्लाइन, डिक्लाइन बढ़ चुकी है, 18% का क्रैश है, 72 पर आ चुका है। सो जो भी सिल्वर होल्डर्स है, मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेडर तो एग्जिट, क्योंकि देखो लॉसेस प्रॉफिट ये सब चलेगा पैटर्न के हिसाब से। इन्वेस्टर्स का मैं आपको बता चुका हूँ, एलोकेशन पोर्टफोलियो के हिसाब से परसेंटेज बेसिस पे, वो भी स्लो। यही रणनीति इन्वेस्टर्स और ट्रेडर अभी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा और देना चाहूंगा मैं आपको, कि हिस्ट्री का हाईएस्ट सिल्वर ETF में रिटेल परचेस अभी देखने को मिला है। यानी आप देख सकते हैं कि सिल्वर में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे स्पाइक आया था 20 के बाद में और अभी टॉप पे है। सो ये एक थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि जितना रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर होते हैं या फिर किसी स्टॉक के अंदर होते हैं, वहाँ पे पंप एंड डंप चलता है।
अब रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा नहीं बनेगा यहाँ से वो वक्त बताएगा, बाकी डेटा क्या कहता है उसको चेक कर लेते हैं। सो डेटा दोस्तों ये कहता है कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स किसी ऐसी कमोडिटी स्टॉक्स में एंट्री कर लेते हैं जहां पे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, तो वहां पे मोस्टली रिटेलर्स को पैसे नहीं बनाने दिए जाते हैं। जो वीक हैंड्स होते हैं उनको आउट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिसने भी सिल्वर, जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सिल्वर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो वो वीक हैंड्स थे। जैसे मैं भी खरीदता तो मैं भी यहाँ पे वीक होता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैं सोचूंगा कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, यस नो, बेचना है, खरीदना है, क्या करना है। यहाँ पे खरीद के बैठता और मेरे पास ये प्रॉफिट होता तो मैं स्ट्रांग हैंड होता, क्योंकि मेरा अभी तक लॉस हुआ नहीं है और काफी टाइम मुझे एंट्री एग्जिट का मिल चुका है। लेकिन जो वीक हैंड होते हैं वो एकदम से बेचते हैं। सो यहाँ पे काफी वीक हैंड्स एंट्री कर चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री कर चुके हैं। सो उनको निकालने की कोशिश होती है बड़े प्लेयर्स की, और वो कैसे निकलेंगे, जो पैनिक क्रिएट होता है, स्टॉक एकदम से डंप होते हैं उसमें। अगेन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही है बात इसमें, रिटेल इन्वेस्टर्स निकलेगा सिल्वर भाग जाएगा, नहीं, एक चांस ये भी है। ठीक है, साथ में 13% का क्रैश है। और सेकंड डेटा आपको ये बताएगा कि अगर सिल्वर यहाँ पे अटक गया, रुक गया, तो ठीक है, फिर एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन जाएगा जो यहाँ पे बना था, उसके बाद में ब्रेकआउट हमने देखा था। ठीक है, अगर यहाँ से टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट हम देखेंगे। फिर वो पंप एंड डंप हो या कुछ भी हो, बड़े इन्वेस्टर्स भी साथ में बेचेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स भी साथ में बेचेंगे, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट टूटा है। फिर प्रॉफिट बुकिंग की दौड़ शुरू हो जाएगी। जिसने भी नीचे खरीदा है वो होल्ड कर ही नहीं सकता है, मतलब इम्पॉसिबल है, उसको बेचना ही पड़ेगा। और जो यहाँ पे पैनिक में जिन्होंने खरीदा है गिरावट में या फिर ऊपर, वो भी बेचेंगे, तो ह्यूज सेलिंग शुरू हो सकती है। सो ये लेवल टिकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे सिल्वर का फ्यूचर है। अभी आप देखोगे तो आज 11% के साथ में क्रैश। और अगर इफ सिल्वर कल भी गिरता है और अपने सपोर्ट पे आता है, स्पॉट का सपोर्ट ये है, ईटीएफ का सपोर्ट भी ये है, तो यहाँ से 12% नीचे है। सो इतनी एक्सपेक्टेशन और रख सकता है ट्रेडर। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन, स्टॉक्स क्यों नीचे आ रहे हैं, फर्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सब क्यों नीचे एकदम से आ रहे हैं। ठीक है, सिल्वर की बात हो गई, अब कॉपर को देख लेते हैं। कॉपर का फ्यूचर है, स्पॉट नहीं है, तो इतना नहीं है नीचे। ठीक है, इतना नीचे नहीं है, यानी कॉपर की डिमांड सीरियस है वाकई में। अब कॉपर का ईटीएफ तो है नहीं, कॉपर का अगर किसी को खरीदना है, कॉपर की ग्रोथ चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक खरीद लेता है। आज ऐसे खराब मार्केट के अंदर भी स्टॉक मेंटेन कर पाया अपनी ग्रोथ को और स्टॉक ने न्यूट्रल क्लोजिंग दे दी। एक रीजन है कॉपर का प्राइस इतना नहीं गिरना। सेकंड रीजन है इसके खुद के रिजल्ट, जो कि आज आए हैं। 100 का पी था, मोर देन 188 हो चुका है, क्योंकि मार्केट को पता है रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। अच्छे देता रहा तो ठीक है, टिका रहेगा, और खराब दे दिए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। खराब कब आएंगे वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। कॉपर जब टूटेगा, रियल जो कॉपर है ना वो टूटेगा, तो समझ लेना है रिजल्ट खराब आएगा। क्यों? कॉपर बढ़ने से इसके मार्जिन बढ़ चुके हैं। जो माइनिंग की लागत है 100 रुपीज है, उतनी रहेगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं। लेकिन वो जो 120 रुपए में कॉपर बिक रहा था वो अब 130 140 में बिकेगा, तो वो मार्जिन बढ़ाएगा। सो देख सकते हैं मार्जिन कैसे बढ़े। एक तो सेल्स ज्यादा आएगी, क्योंकि वॉल्यूम के प्राइस ज्यादा है, महंगा बिक रहा है, तो वो ठीक है, वो ज्यादा आएगी। तो क्यों उनके बेसिस पे नहीं देखेगा, वाई एन वाई बेसिस पे देखेगा 110%। प्रॉफिट उससे भी ज्यादा, 150%। रीजन क्या है? प्रॉफिट की मार्जिन के इंक्रीज करना, जो मैं आपको पहले भी डेटा दे चुका था, 32 का हो चुका है 35। और अगर मैं वाई एन वाई बेसिस पे आपको बताऊं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्या गेम इसमें चल रहा है, 28, 29, 32, 36, 38, नेक्स्ट 40, ऐसा ही रहा तो टिकेगा और मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी सस्टेन करेगा। सो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सिल्वर एंड गोल्ड जैसी आगे हो तो पता नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। और अगर एक और बार यहाँ पे ब्रेकआउट करता है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना के, तो फिर स्टॉक अच्छा कर सकता है और कॉपर भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो ये है कॉपर सिल्वर इक्विटी की कहानी और यूएस मार्केट की जो भी इक्विटी उसकी कहानी। सो अब दोस्तों आते हैं कुछ कंपनीज के ऊपर, कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिनके प्राइजेस में आज ब्रेकआउट हो चुका है। कुछ स्टॉक्स हम देखेंगे जिनके प्राइजेस में आज ब्रेक डाउन हो चुका है, सीखने के बेसिस पे। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी है एवेन्यू सुपर मार्ट्स। 3% की तेजी आज इसने दिखाई है ऐसे मार्केट के अंदर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे थे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे थे, मार्जिन ने सरप्राइज किया था। 7.5 की एस्टिमेट थी और 8.1% के मार्जिन थे। जितने भी क्वार्टर अभी गए हैं 2-3 साल में, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मार्जिन पे देखने को मिला है।
उस वजह से नेट प्रॉफिट बीट कर चुका है, 810 की एस्टिमेट थी, 856 का प्रॉफिट है। सेल्स इतनी अच्छी नहीं गई, स्लाइटली सेल्स मिस कर गई, तो नंबर्स मिक्स्ड है। और इस बेसिस पे स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक देखो एक रेंज है जहां तक पहुंचता है तो इन्वेस्टर्स के पैसे मिलते हैं, ये काफी टाइम से चल रही है, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। जब जब यहाँ पे स्टॉक पहुंचा है तो इन्वेस्टर्स के पैसे बने, कभी 30, 40, 50, ठीक है। अब ये चीज आपको देखनी है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एकदम से नहीं आती है। 22 से 23 एक साल, 23 से फिर ये 24, ठीक है, 24 में भी फिर ये चला यहाँ पे, 25 में गिरा, फिर 25 से 26, तकरीबन मान लो इसमें दो तीन तीन क्वार्टर कम से कम, यानी 9 महीने, एक साल। तो उसके लिए यहाँ पे 30% का या 26, तो यहाँ बोलूंगा यहाँ पे 35% का, तो ये गैप इसमें है। तो अगर डिमांड अच्छी रहती है, मार्जिन भी अच्छे रहते हैं, सो डेफिनेटली ये अचीव हो सकता है। और स्टॉक ने वैसे डे चार्ट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस ये ब्रेक हुआ है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकंड जो कंपनी, इसका नाम इथोस, दोनों रिटेल कंपनीज हैं, वो सस्ते प्रोडक्ट्स, यहाँ पे महंगे प्रोडक्ट्स, वॉचेस, लग्जरी वॉचेस। सो यहाँ क्या गेम है, 6 तारीख यानी कल इसके रिजल्ट आने वाले हैं। सो आज हो सकता है इनसाइडर को बताओ, तब जाके 3% की तेजी इसमें मिली है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है, ये भी एक अपनी उस रेंज पे है जहां से पैसे बन जाते हैं। यहाँ पे एक स्विंग मिला, फिर एक स्विंग मिला, फिर इस सपोर्ट से मिला, सो ये स्विंग मिलता है तो 18% ऑल टाइम हाई मिलता है, तो वही 25%। तो इस थॉस की भी रिजल्ट कल देखना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद में आते हैं ब्रेकडाउन पर, कि ब्रेकडाउन कौन कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स ने किया है। फर्स्ट कंपनी HAL, कल ही बात की थी, न्यूज खराब थी, एक और खराब न्यूज प्ले करी, अडानी ने बाहर से समझौता कर लिया है HL के जगह। सेकंड खराब न्यूज हमने ये देखा कि कोई भी क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिला एक प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट, जो कॉमेट एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं DRDO की तरफ से, ठीक है। रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे, ये सब चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी, 4% का क्रैश है। अब जैसा कि कल मैंने देखा कि स्टॉक वीक था, साथ में यहाँ पे वीकनेस को और भी जोड़ दिया, मॉर्गन स्टैनली ने एक्सपेक्ट किया है स्टॉक यहाँ से 20% और भी क्रैश हो सकता है, जबकि कंपनी ने कहा है कि हम पूरे साल की गाइडेंस को मीट कर देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे मॉर्गन को टेंशन हो चुकी है, मॉर्गन के ऑर्गन हिल चुके हैं, और मॉर्गन ने बोल दिया 20% यहाँ से नीचे आ सकता है। अब पता नहीं है मॉर्गन खुद खरीदेगा या क्या करेगा, बाकी टेक्निकली तो इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। और इसकी वजह से जो डिफेंस का ETF है या डिफेंस का जो इंडेक्स है वो भी खराब करेगा, क्योंकि मेजर स्टेक इसी का है डिफेंस इंडेक्स के अंदर, ETFs के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभलना है। सेकंड जो कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, सरप्राइजिंग आपको लगा होगा, कल 2 बजे रिजल्ट आया था, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, परसेंटेज बेसिस में रिजल्ट खराब ही थे, लेकिन हमने अज्यूम किया कि 2 बजे रिजल्ट आया, स्टॉक शूट अप, तो रिजल्ट अच्छे हो गए। लेकिन आज क्या हो गया, 10% कैसे गिर गया। देखिए रिजल्ट अच्छे ही थे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे एस्टिमेट को इसने बीट किया था। प्रॉब्लम ये हो गई कि कंपनी ने अपना जो कैश है, जो पैसा है, जो कमाई है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जो कि नुकसान खाता है, लॉस मेकिंग EV आर्म में पैसा लगा दिया। सो इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आया, तो इसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चन रेज किया कि ये क्या कर रहे हो, पैसे को डुबा रहे हो ऐसे खराब मार्केट के अंदर। तो इस वजह से स्टॉक अभी नीचे है, क्योंकि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में अगर ये कैश जो लगा है, इन्वेस्टमेंट हुआ है लॉस मेकिंग EV आर्म में, सो अगर वो कंपनी खराब करती है, इनको लॉस बुक करना पड़ता है, तो वो वन टाइम लॉस दिखेगा अदर इनकम में, और उसकी वजह से प्रॉफिट टूटेगा, क्या पता कंपनी का उस क्वार्टर में लॉस हो। तो ये खतरा है, जिस वजह से यहाँ पे क्वेश्चंस रेज किए। अब देखते हैं कंपनी क्या कहती है इसको, कैश फ्लो को लेकर, कैपिटल डिसिप्लिन को लेकर क्या कमेंट्री आती है। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं, इस वजह से 9% के साथ में ये क्रैश हुआ। सो टेक्निकली स्टॉक नेगेटिव, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, जब तक स्टॉक पॉजिटिव नहीं होगा, सो भी फिलहाल के लिए नेगेटिव ही हम इसको मान सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस आप जरूर से देखना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।